3, 2, 1. डिज्नीलैंड को दुनिया का द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ कहा जाता है और डिज्नी कंपनी की एस्टिमेटेड वर्थ $130 बिलियन से भी ज्यादा है। कैसे एक बेघर स्कूल ड्रॉप आउट ने $40 से $130 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। 1901 में शिकागो में जन्मे वॉल्ट डिज्नी का बचपन मुश्किलों से भरा था। उनके पिता एलाइस डिज्नी एक किसान और असफल बिजनेसमैन थे और उनकी माँ फ्लोरा टीचर थी। जैसे जैसे परिवार बढ़ा, आर्थिक तंगी भी बढ़ती गई। जब परिवार कैंसस सिटी पहुंचा तो वॉल्ट ने दवाइयाँ पहुंचाने, दुकान में अखबार बेचने और सफाई करने जैसे काम शुरू कर दिए। स्कूल में वे अक्सर सो जाया करते थे। जब उनकी बहन रूथ बीमार हो गई तो वॉल्ट ने उसे एंटरटेन करने के लिए कुछ फोटोज बनाए और तेजी से पलटकर दिखाने लगे, जिससे वे फ्लिपिंग एनिमेशन जैसा दिखने लगा। वॉल्ट के भाई घर छोड़कर चले गए और अब घर की सारी जिम्मेदारी वॉल्ट पर आ गई। जब वॉल्ट बड़े हुए तो उन्होंने एक स्टूडियो में कटआउट फिगर से एनिमेशन बनते देखा। यह देखकर वे क्यूरियस हो गए और एक कैमरामैन से दोस्ती कर इस टेक्निक को सीखने लगे। उन्होंने लाइब्रेरी से एनिमेशन की बुक्स की फोटोकॉपीज की और पढ़ाई शुरू कर दी। कैंसस सिटी फिल्म एंड कंपनी ने उन्हें हैंड ड्रॉन कार्टून से बनाई गई एनिमेटेड फिल्में बनाने के लिए अपॉइंट किया, लेकिन वॉल्ट नए प्रयोग करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कंपनी का कैमरा उधार लिया और अपने गैरेज में स्टूडियो बनाया और खुद के कार्टून बनाने लगे। वॉल्ट की पहली 300 फीट की एनिमेटेड फिल्म पूरी हुई। उन्होंने इसे न्यूमैन थिएटर कंपनी के मैनेजर को दिखाया। मैनेजर इम्प्रेस हुए और इसे थिएटर में दिखाने का मौका दिया। फिल्म बहुत पॉपुलर हुई। इससे उत्साहित होकर वॉल्ट ने लाफोग्राम फिल्म्स नामक स्टूडियो खोला और ट्रेडिशनल फेरी टेल्स एनिमेशन बनाना शुरू किया। उन्होंने इन्वेस्टर्स से पैसे लिए और पिक्टोरियल क्लब्स नामक कंपनी से डील की और 6 फेरी टेल कार्टून्स बनाए। लेकिन जब पैसे देने का टाइम आया तो कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी। लाफोग्राम बंद हो गया और वॉल्ट बेघर हो गए। उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। यह पहली बार था जब उन्होंने अपने कैरियर पर डाउट किया। शायद उनके पिता और भाई सही थे, कार्टूनिस्ट बनकर गुजारा नहीं हो सकता था। हताश होकर वॉल्ट ने अपना कैमरा बेच दिया और सिर्फ $40 लेकर हॉलीवुड चले गए, जहां उनके अंकल रॉबर्ट रहते थे। हॉलीवुड में वॉल्ट ने डायरेक्टर बनने के लिए कई स्टूडियोज में अप्लाई किया, लेकिन हर जगह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उनके सारे पैसे खत्म हो गए और आखिरकार उन्होंने अपने भाई रॉय और दोस्त ऊप के साथ फिर से कार्टून बनाने का फैसला किया। उन्होंने एलाइस इन वंडरलैंड बनाई, जिसे न्यूयॉर्क के डिस्ट्रीब्यूटर मार्गरेट विंकलर ने खरीदा। फिर उन्होंने ऑसवाल्ड द लकी रैबिट बनाया, जो सुपरहिट हुआ। लेकिन चार्ल्स मिंग्स, जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने वॉल्ट के साथ विश्वासघात किया और उनके सभी कलाकारों को अपने साथ ले लिया। वॉल्ट को सब कुछ छोड़कर नए सिरे से शुरुआत करना पड़ा। तब उन्होंने एक कैरेक्टर बनाया, एक माउस का स्केच, गोल पेट, पतले हाथ और 2 बटन वाली पैंट। यह मिकी माउस था। पहली मिकी माउस फिल्म स्टीमबोट विली कई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ठुकरा दी, लेकिन जब इसे ब्रॉडवे थिएटर में रिलीज किया गया तो यह इतिहास की पहली साउंड एनिमेटेड फिल्म बनी और वॉल्ट डिज्नी रातों रात मशहूर हो गए। कई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म को रिलीज करने के ऑफर्स दिए, लेकिन उन सबको मिकी माउस के राइट्स चाहिए थे। वॉल्ट ने अपनी फ्रस्ट्रेशन पैट के साथ शेयर की, जो यूनिवर्सल पिक्चर्स के डिस्ट्रीब्यूटर में से एक थे। पैट ने सहानुभूति दिखाई और उनके कार्टून को अपनी कंपनी के तहत रिलीज करने का ऑफर दिया, अगर वॉल्ट उनके साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करे तो। वॉल्ट ने डील साइन कर ली और पैट उन्हें नए कार्टून बनाने के लिए पैसे देने को भी तैयार थे। जल्द ही मिकी माउस अमेरिका में एक राष्ट्रीय सनसनी बन गया। उन्हें पूरा यकीन था कि उन्हें इस सफलता का बड़ा हिस्सा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पैट ने सारे पैसे खुद रख लिए। हजारों डॉलर के नुकसान के बाद भी वॉल्ट ने लीगल एक्शन नहीं लिया। उन्होंने बस पैट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। वॉल्ट को कोलंबिया पिक्चर्स का सपोर्ट मिला। वॉल्ट उनकी एनिमेशन की क्वालिटी सुधारने के लिए मेहनत करने लगे, लेकिन वॉल्ट पर काम का इतना दबाव था कि वे मानसिक रूप से टूटने लगे। डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी
कि वे आराम करें। वॉल्ट अपनी पत्नी लिली के साथ कुछ समय के लिए फ्रांस चले गए। छुट्टी से लौटने के बाद उन्हें पता चला कि कोलंबिया पिक्चर्स ने एडवांस देने से मना कर दिया। प्रोड्यूसर सोल लेसर ने उन्हें यूनाइटेड आर्टिस्ट के प्रेसिडेंट जोसेफ शैंक से मिलवाया। जोसेफ ने वॉल्ट की स्थिति समझी और डिस्ट्रीब्यूटर बनने का ऑफर दिया। यूनाइटेड आर्टिस्ट की स्थापना चार्ली चैपलिन ने की थी, जो वॉल्ट के आदर्श थे। अब वॉल्ट ने एक और बड़ा फैसला लिया, कलरफुल एनिमेशन बनाने का, और 1937 में स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स रिलीज हुई। ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी हिट एनिमेशन फिल्म थी, जो 83 मिनट्स की थी। इसने अपने पहले साल में $8 मिलियन कमाए। इस सफलता ने वॉल्ट को उनके कर्ज से मुक्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने और फिल्म्स प्रोड्यूस की और उन्होंने एक नया स्टूडियो और घर खरीदा। लेकिन उनकी माँ फ्लोरा डिज्नी की घर में गैस लीक होने से मौत हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 के कारण कई बिजनेस डील खत्म हो गए और पिनोकियो और फैंटेसिया जैसी फिल्मों के बजट बहुत ज्यादा हो गए, जिससे डिज्नी स्टूडियो लगभग बैंकरप्ट हो गया। हालात इतने बुरे हो गए कि वॉल्ट को मजबूरी में कंपनी को पब्लिक करना पड़ा। आईपीओ सक्सेसफुल रहा और वॉल्ट को स्टूडियो को बचाने के लिए जरूरी फंड मिल गया। हॉलीवुड में आने वाले पर्यटकों को निराश देखकर वॉल्ट ने सोचा, अगर उनके देखने के लिए कुछ खास होता तो उन्होंने अम्यूजमेंट पार्क बनाने का सोचा, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? रॉय ने कहा, हम कर्ज में डूबे हुए हैं, हमारे पास इतना बजट नहीं है। लेकिन वॉल्ट ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पर लोन लेकर डिज्नीलैंड बनाने का फैसला किया। उन्होंने अमेरिका और यूरोप के कई थीम पार्कों का दौरा किया, लेकिन असली इंस्पिरेशन उन्हें कोपेनहेगन के टिवोली गार्डन से मिला। पैसे की कमी को दूर करने के लिए वॉल्ट ने टेलीविजन का सहारा लिया। उन्होंने एबीसी के साथ एक डील की। वॉल्ट उनके लिए डिज्नीलैंड नाम का टीवी शो बनाएंगे और एबीसी उनके अम्यूजमेंट पार्क के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। और आखिरकार 17 जुलाई 1955 में डिज्नीलैंड की ओपनिंग हुई। पहला दिन असफल रहा, राइड्स खराब हो गई, भीड़ बेकाबू हो गई, गैस लीक हो गई। इसे डिज्नी डिजास्टर कहा गया, लेकिन वॉल्ट ने हार नहीं मानी। उन्होंने सब कुछ ठीक किया और 1 साल के अंदर ही 30 लाख लोग डिज्नीलैंड घूमने आए और एबीसी सीरीज शो पॉपुलर हो गया और फाइनली वॉल्ट ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव की। अगर आप ऐसी और मोटिवेशनल कहानियाँ देखना चाहते हैं तो आप हमारी ये प्लेलिस्ट देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।